नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जीके के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसका ये 5वां लेक्चर होने वाला है। तो ये पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, बहुत काम आपके आएगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह मैं आपके लिए लाया हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाएँ हो चुकी हैं ना, उनमें पूछे गए हैं। तो मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपके और भी जो प्रश्न हैं वो भी तैयार हो जाएं, कि उनसे संबंधित कोई और भी प्रश्न पूछा जाए तो वो भी आप आसानी से जवाब दे पाएँ। तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है एक सुनहरा अवसर, अनअकैडमी एसएससी चैंपियंस लीग फिनाले के द्वारा, जिसमें आप मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी ऑल इंडिया रैंक जान सकते हैं, और साथ ही अमेज़न वाउचर भी जीतने का मौका पा सकते हैं। इसमें करना आपको कुछ नहीं है। 30 अक्टूबर 2020 को सुबह 10:30 बजे ये मॉक टेस्ट होगा, जिसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे इनरोल कर सकते हैं। अगर आपने इनरोल कर लिया तो सुबह 10:30 बजे आप इस टेस्ट को दीजिए। उसके बाद आपकी रैंक आएगी। अगर आपकी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ रैंक आएगी तो आपको कंपलसरी कुछ ना कुछ अमेज़न वाउचर मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। फ़िलहाल आप ये जानिए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो जो आपसे 30 अक्टूबर 2020 को जो टेस्ट लिए जाएगा उसका पैटर्न क्या है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और समय आपको 1 घंटे का मिलेगा। और इसमें जो सिलेबस है वो रीजनिंग होगा और जीए का होगा, जनरल अवेयरनेस का, और क्वांट का है और इंग्लिश का है। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जैसा कि एसएससी एग्ज़ाम में होती है। ठीक है। अगर आपकी रैंक फर्स्ट रैंक आती है तो आपको 10,000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा। अगर आपकी रैंक सेकंड और थर्ड आती है तो 5,000 का आपको अमेज़न वाउचर मिलेगा। अगर आपकी रैंक फोर्थ और फिफ्थ आती है तो आपको 2,000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा। अब इसके लिए अगर आपको इनरोल करना है तो इनरोल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जो लिंक आपको दिया है ना उसे क्लिक करेंगे तो जो वेब ब्राउज़र में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का खुलेगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और ये इनरोल का बटन है, इनरोल का बटन दबाकर आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मौर्य काल था, या कुषाण वंश चल रहा था, या गुप्त वंश चल रहा था, या पाल वंश चल रहा था। किस वंश के टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? और ये भी आपको बताना है कि उस वंश में किस शासक के काल में ये हुआ था। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त भी कर दिया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? किस आक्रांता के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था? तो चारों जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट बन रहे हैं सब बताइए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा गुप्त वंश आएगा। गुप्त वंश के एक शासक हैं कुमार गुप्त प्रथम, इनका नाम है, जिनका शासनकाल लगभग 450 ईस्वी से लेकर 470 ईस्वी तक रहता है। तो इन्हीं के टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। और ये जो विश्वविद्यालय है बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर शहर में स्थित है। हालांकि अब ये ध्वस्त हो चुका है। इसे ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था? 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से जो राइट आंसर है वो बताइए। जो बीजापुर है वो किस लिए प्रसिद्ध था? हालांकि आप जवाब अभी दे सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने तस्वीर लगा दी है। इसके आंसर से संबंधित मैंने तस्वीर लगा दी है, तो इसका आंसर आपको जल्दी दे देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो गोल गुंबद की वजह से ये प्रसिद्ध था।
ठीक है, गोल गुंबद की वजह से ये प्रसिद्ध था। गोल गुंबज या गोल गुंबद, ये किसने या किसकी याद में बनवाया गया है? ये बीजापुर का जो सुल्तान है मोहम्मद आदिल शाह, उसी का ये मकबरा है। ठीक है, उसी का ये मकबरा है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण जो हुआ था वो 1656 में हुआ था। एक फारसी जो वास्तुकार हैं, आर्किटेक्टर हैं, जो याकूत उनका नाम है, उनके द्वारा ये हुआ था। यहाँ का जो ये गुंबद है, ये विश्व का दूसरा सबसे विशाल अर्धवृत्ताकार गुंबद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो सभी आपको आना ही चाहिए, साइंस का क्वेश्चन है ये। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो रिकेटस है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विटामिन डी का बहुत ही बड़ा स्रोत है, ये आप जानते हैं बचपन से ही। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? इन चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर है वो बताइए कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आप बताइए। तो बहुत ही आसान है, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मानव शरीर में लगभग 65% है, जबकि कार्बन 18% है, और हाइड्रोजन 10% है लगभग, और नाइट्रोजन 3.2% है, और कैल्शियम 1.5% है, और फास्फोरस लगभग 1.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। जो प्रोटोकॉल है कि सबसे ऊपर हम जानते हैं राष्ट्रपति होते हैं, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, ये आपको क्रम कम से कम 6-7 तो मालूम होना चाहिए सीरियल वाइज। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो सेवानिवृत्त राष्ट्रपति होंगे, वो उनका जो स्थान है ना वो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ही रहेगा। मैं आपको क्रम बता देता हूँ। सबसे पहला क्रम किसका है? राष्ट्रपति आएंगे, फर्स्ट रैंक पे है। उसके बाद उपराष्ट्रपति हैं, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री हैं, और चौथे पे राज्यों के राज्यपाल हैं, और पांचवें पे भूतपूर्व जो राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री, ये भी पांचवें नंबर पे होंगे, और छठवें नंबर पर होते हैं मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर जो है वो बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राज्य सूची का विषय है दोस्तों। जो स्थानीय स्वशासन में इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ाया हुआ है कि जो आपका नगर पालिकाएँ हैं और जो आपकी गांव में जो पंचायती व्यवस्था है, ये स्थानीय स्वशासन के एग्जाम्पल हैं। तो इन्हें जो भारत के संविधान में जोड़ा गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके ना, तो किस सूची के अंतर्गत रखा गया? इसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया, अर्थात इससे संबंधित जो भी कानून बनाने होंगे वो राज्य विधानमंडल बनाएगी। ठीक है। और मैं आपको बता दूं 7वीं अनुसूची, ये तो आपने पढ़ी होगी, 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, अर्थात 3 सूचियों की बात की गई है। संघ सूची, पहला क्या है? संघ सूची है, और दूसरा क्या है? राज्य सूची है, और तीसरा समवर्ती सूची है। ठीक है। पहला संघ सूची मतलब इसमें ऐसे विषय लिखे हुए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को या कहा जाए संसद को है, जबकि राज्य सूची में ऐसे विषय लिखे हुए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को है। जनरल कंडीशन में कई स्पेशल मामले आते हैं, जैसे इमरजेंसी लग जाए, ये इंडियन पॉलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे ना इमरजेंसी वाला, या जो 7वीं अनुसूची वाला, तो उसमें डिटेल में बताया गया है। जबकि समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और आपकी संसद भी, या कहा जाए राज्य विधानमंडल भी और संसद। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, जल्दी बताइए।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ये चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना बहुत आसान है, तो 4 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को ऐड करने के बाद, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड करेंगे तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आप बताइए कि जब कोई सत्र चल रहा होता है विधानसभा का, तो वो समाप्त करने की घोषणा, या सत्रावसान मतलब वो जो पूरा सेशन है वो उसको समाप्त करने की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। चारों विकल्पों में से राइट आंसर राज्यपाल। अगर यही लोकसभा के बारे में पूछा गया होता कि लोकसभा का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति आंसर आ जाएगा। यहाँ सत्रावसान और एक शब्द होता है विघटन, दोनों में अंतर है। सत्रावसान का मतलब ये सेशन समाप्त हो गया, जबकि विघटन का मतलब ये है कि पूरी विधानसभा ही विघटित हो गई, अब दोबारा से चुनाव होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। इन चारों विकल्पों में से ऐसी कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, सिंबल Br होता है। इसका उपयोग कृषि संबंधी रसायनों में किया जाता है, कीटनाशकों में किया जाता है और औषधीय निर्माण करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ये तो एक चैप्टर ही हमने आपको बताया था इंडियन पॉलिटी में कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, अर्थात राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन है, तो कौन होता है, महाधिवक्ता राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार का पे पूछा होता तो महान्यायवादी आप बताते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम तो आपको याद ही हैं, उनमें से सोच के बताइए कि कौन सा देश ऐसा है जिसकी जो सीमा है हमारे भारत के साथ सबसे अधिक है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है। ये ऑप्शन में ये गलत हमारे टीम ने कर दिया है, ये आंसर जो होगा बांग्लादेश है ये। ठीक है, ये गलती से ये निशान यहाँ आ गया, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो बांग्लादेश है। नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर क्या है, बांग्लादेश। ये चीन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल है एक, तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। और जम्मू कश्मीर का वो वाला जो क्षेत्र जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, POK वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो क्षेत्र है, वो सीमा लगती थी। ठीक है, और वो पाकिस्तान के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो ये देखिए मैप में मैं आपको समझाता हूँ। इसका राइट आंसर कोंकण तट हो गया। तो ये मैप देखिए, ये मैप है ना, ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो ये पश्चिमी घाट के ऊपरी उत्तरी बिंदु को क्या कहेंगे, उत्तरी क्षेत्र को क्या कहेंगे, कोंकण तट कहते हैं, जबकि दक्षिणी को मालाबार तट है। अब पूर्वी घाट की अगर बात करें तो ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, उत्तरी सिरकार तट कहते हैं, जबकि दक्षिणी वाले को कोरामंडल तट कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, मैंने टेबल बना के आपको ये बताया है, जल्दी से आप समझ आ जाएगा आपको। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है, कोंकण तट। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहेंगे, कोंकण तट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये टेबल देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। और ये मैप देख लीजिए।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो शुरुआत में ही यही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है तो पहले ही लेक्चर में इसका जवाब मिल जाता है। तो मैं इसका जवाब बताता हूँ, इसका जवाब होगा अरबों। तो पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? अरबों के द्वारा हुआ था। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमण था। ठीक है, तो इन्होंने ही जो सिंध नदी थी उसको हिंद हिंद कहा। ठीक है, तो हिंद शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, जो कि आगे चलकर हिंदुस्तान, हमारा भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लग गया। तो इसी वजह से हिंद शब्द इन्होंने दिया। और हिंदुस्तान जो नाम है, देश का नाम हिंदुस्तान किसने दिया? ईरानियों ने दिया। और यूनानियों की वजह से यूनानियों ने इसे इंडिया संबोधित किया, और चीनियों ने इसे यिनतू नाम से संबोधित किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।